हाँ जी ठीक है। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटे आप सब लोग, ठीक हो? हाँ जी, अब तो आप लोग भी यूज टू हो गए हुए होगे। कंफर्मेशन दे दीजिए सबको, साउंड क्लियर है, कोई इशू नहीं है? इफ देयर इज नो इशू देन रेज योर हैंड्स। अबूजर को कोई इशू नहीं है? ठीक है, ओके जी, इट्स डन नाउ। अच्छा बेटे अब मुझे एक और बात बताइए, कल ग्रुप में मैंने मैसेज किया हुआ था, आप सब स्टूडेंट ने बॉब का जो क्वेश्चन था वो सॉल्व किया फॉर द मंथ ऑफ अगस्त? इफ यस देन अगेन रेज योर हैंड्स। ओके, इज देयर एनी इशू? इफ देयर इज नो इशू रेज योर हैंड अगेन। ओके बेटा, चलें फिर आज हम ऐसे करते हैं, बेसिक ट्रांजैक्शंस की हेल्प से हमने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को, डेबिट क्रेडिट को आइडेंटिफाई करना सीखा है, काउंटिंग इक्वेशन पे उसके इफेक्ट्स देखे। आज कुछ टेक्निकल पॉइंट्स की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस को लेकर आते हैं। उसके लिए बेटे आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 ये डिस्कस करेंगे। और आज लास्ट डे है बेटे कि आपके सामने। हाँ जी रेहान, क्या हुआ बेटे इशू? हाँ जी रेहान बेटा। मैम ये मेरा क्वेश्चन था, कल जो हमने जो एग्जांपल किया उसमें हम जब उसने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा था तो मैम वो उसमें कैपिटल में भी ना मैम इंक्रीज आएगा उससे? नहीं बेटे, एसेट खरीदा पैसे दे दिए, एक एसेट आ रहा है एक जा रहा है, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं। कैपिटल पे इफेक्ट होता है ऑनर इन्वेस्टमेंट करे जब इफेक्ट होता है, ऑनर अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर ले तब इफेक्ट होगा, प्रॉफिट लॉस से इफेक्ट होगा। इसके अलावा तो कैपिटल को हम नहीं डिस्टर्ब करेंगे। एक ऑफिस इक्विपमेंट बेटे आपने परचेज किया, पैसे दे दिए, कैश का बैलेंस कम हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट आपने खरीदा उसका बैलेंस बढ़ गया, चलो ठीक है मैम। हो गया। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। मैम आपकी वालेकुम सलाम मैम, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। आवाज कम आ रही है? फंसी अब आई जी है? मैम, अब थोड़ी इम्प्रूव एक हुई मिनट। है? जी मैम, अब इम्प्रूव हो गए, ठीक। चलें ठीक है, और कोई इशू? नो मैम। ओके बेटा, चलें लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। चलिए बेटा, प्राचा एंटरप्राइजेस का क्वेश्चन हम स्टार्ट लेते हैं। पहली ट्रांजैक्शन क्या है?
A machine costing 4,50,000 having a book value of 1,20,000 was sold for 1,50,000. 3 वैल्यूज हैं और आप लोगों के लिए इसमें एक नई टर्म है. अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि बेटे ये बुक वैल्यू क्या चीज होती है. लेट्स डिस्कस इट. जी बेटे, ये टाइटल उसने यूज किया, ये टर्म यूज की है आप लोगों के लिए. ये नई टर्म है, हम पहले से डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके काउंटिंग इफेक्ट की तरफ चलेंगे. देखो बेटे, डेप्रिसिएशन की थोड़ी नोहो हो गई आपको. डेप्रिसिएशन क्या है? हम नॉन करंट एसेट को मैनी इयर्स यूज करने के लिए, बेनिफिट लेने के लिए परचेज करते हैं. ये हमारे वो रिसोर्सेज हैं जिनको हमने परचेज किया मैनी इयर्स यूज करने के लिए, मैनी इयर्स बेनिफिट लेने के लिए. अब जैसे जैसे हम उन एसेट से बेनिफिट ले लेते हैं, उतनी बेनिफिट के इक्विवेलेंट अमाउंट हम एसेट की कॉस्ट में से माइनस करते हैं और उसे एक्सपेंस बना देते हैं. क्योंकि एसेट की कॉस्ट का वो पार्ट जो आपने यूज कर लिया, उससे बेनिफिट ले लिया, वो हमारा एसेट नहीं रहा, वो हमारा एक्सपेंस बन चुका. उस एक्सपेंस का नाम है डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन में हम करते क्या है, एसेट की कॉस्ट को उसकी लाइफ पे डिवाइड कर देते हैं. और डिवीजन कैसे होगी? ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट टू बी टेकन. हमें उस एसेट से बेनिफिट कैसे कैसे लेना है. मैंने जनाब क्या किया, 5 लाख का एक एसेट खरीदा है, 5 साल मैंने यूज करना है. चलें जनाब बिल्डिंग की बात कर लेते हैं. एक छोटी सी बिल्डिंग हमने 5 लाख पे ली है, 5 साल मैंने इस्तेमाल करना है. बिल्डिंग बेटे नई हो पुरानी हो, हमें हर साल सेम ईयर का सेम बेनिफिट देती है. तो यहाँ पे हमने अज्यूम कर लेते हैं कि जनाब 5 सालों में हर साल 1-1 लाख का बेनिफिट मिलेगा. पहले साल बिल्डिंग को यूज किया, 1 लाख का बेनिफिट ले लिया. क्या करेंगे, हमने ये काम करना है, एसेट की कॉस्ट 5 लाख में से जो बेनिफिट 1 लाख का ले लिया हुआ है वो माइनस करेंगे, उसको डेप्रिसिएशन का नाम देंगे, वो एक्सपेंस बन जाएगा, आपका इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा. रिमेनिंग मेरे पास एसेट की वैल्यू कितनी रह जाएगी? 5 लाख में से मैंने 1 लाख का फायदा ले लिया, 4 लाख का बेनिफिट मैंने ऑनवर्ड ईयर्स में लेना है. एसेट की कॉस्ट का वो पार्ट जिसे अभी आपने बेनिफिट लेना है 4 लाख, जो कि कैसे आया है, हमने ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया हुआ है. तो जो रिमेनिंग वैल्यू आई है बेटे, उससे बेनिफिट मैंने लेना है. और एसेट की कॉस्ट की वो वैल्यू जिसे ऑनवर्ड ईयर में बेनिफिट लेना है, दैट वैल्यू इज कॉल्ड बुक वैल्यू. अब ये बुक वैल्यू किस तरह कैलकुलेट की जाती है, डेप्रिसिएशन पे कंप्लीट चैप्टर, ये बातें वहां जाके बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी आपने यहाँ क्या चीज याद रखनी है कि जनाब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये बुक वैल्यू बेसिकली है क्या. तो बुक वैल्यू को हम यूं कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. हम बेटे कॉस्ट प्राइस जितने में एसेट खरीदा है, चलिए अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि जनाब हमने परचेज किया एसेट 5 लाख का. फर्स्ट ईयर की बात करें, फर्स्ट ईयर उससे 100,000 का बेनिफिट ले लिया. तो फर्स्ट ईयर के एंड में, ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर मैंने 100,000 का बेनिफिट ले लिया 5 लाख में से. रिमेनिंग वैल्यू जो रह गई जिसे मैंने ऑनवर्ड ईयर में यूज करना, वो वैल्यू कितनी है ईयर 1 के एंड में? 400,000. ये जो वैल्यू रह गई हुई है, दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू. अब सेकेंड ईयर में क्या होगा? सेकेंड ईयर में भी बेटे क्या हुआ, हमने एसेट से 1 लाख का मजीद बेनिफिट ले लिया. अब मेरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हुई? देखो मैंने सिर्फ डेप्रिसिएशन का वर्ड यूज नहीं किया, उसके साथ लिखा एक्यूमुलेटेड. एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है सम अप कर लेना. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हम हर साल की डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करते चले जाते हैं. इसमें डेप्रिसिएशन प्रीवियस ईयर्स की एक्यूमुलेट होती रहती है, सम अप होती रहती है, टोटल होती रहती है. अब
सेकेंड ईयर में भी अगर मैंने इस बिल्डिंग से 1 लाख का फायदा ले लिया, 1 लाख का मैंने पिछले साल फायदा लिया, तो टोटल दूसरे साल के एंड में टोटल कितनी डेप्रिसिएशन हो चुकी इस अकाउंट में? 2 लाख। तो दूसरे साल के एंड पे मेरे पास जनाब बुक वैल्यू कितनी आएगी? 3 लाख। अब इसी तरह ऑनवर्ड ईयर में चलते जाएंगे, जितना जितना बेनिफिट हम एसेट से लेते चले जाएंगे बेटे, उतनी उतनी अमाउंट की डेप्रिसिएशन हम एक्यूमुलेटेड के अकाउंट में ऐड करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से माइनस करते चले जाएंगे, आपके पास ईच ईयर के एंड की बुक वैल्यू आ जाएगी। अब देखो थर्ड ईयर में क्या किया, अगेन 500,000 में से 2 लाख, तो 2 सालों की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुई थी, थर्ड ईयर का भी 1 लाख डाला, तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गई 3 लाख की। तो देखिए मेरे पास थर्ड ईयर के एंड में बुक वैल्यू कितनी रह जाएगी? 200,000। तो जनाब यहाँ हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि डेप्रिसिएशन क्या है? एसेट की कॉस्ट का वो पार्ट जो हमने जिससे बेनिफिट ले लिया, वो पार्ट जो हमने यूज कर लिया, वो कहलाती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ ईच ईयर ऐड अप करते चले जाते हैं। इसमें हर साल की डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस इंक्लूड होता चला जाएगा, और हम जब अपनी डेप्रिसिएशन को कॉस्ट में से माइनस करेंगे तो एसेट की वो वैल्यू जिसे मैंने फ्यूचर ईयर में यूज करना और बेनिफिट लेना है, दैट वैल्यू इज कॉल्ड बुक वैल्यू। नेक्स्ट जो एक चीज और आपने याद रखनी है बेटे, मैंने क्या किया, बिल्डिंग खरीदी, सपोज 3 इयर्स यूज किया, फिर बेच दी। नॉन करंट एसेट जब बेचते हैं उस पर प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, वो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ NCA, नॉन करंट एसेट के लिए मैं एब्रिविएशन यूज करूंगी। आपने कोई भी नॉन करंट एसेट सेल किया है, उस पे प्रॉफिट या लॉस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपने क्या काम करना है बेटे, सेल प्राइस जितने में आपने वो एसेट बेचा है, उस सेल प्राइस का आपने कंपैरिजन कर लेना है उसकी बुक वैल्यू के साथ कि जनाब एसेट की वैल्यू थी कितनी और हमने बेचा कितने में है। अब देखो फर्स्ट करो, ये एसेट जो थर्ड ईयर के एंड में जिसकी बुक वैल्यू मेरे पास कितनी रह गई हुई है, 2 लाख रह गई हुई है, अगर मैंने उसको सपोज 2,40,000 में सेल कर दिया, वैल्यू 2 लाख थी, 2,40,000 में मैंने बेच दिया, तो बेटा जी मेरे पास प्रॉफिट कितना हुआ? मेरे पास प्रॉफिट हुआ 40,000। अब प्रॉफिट कब होता है जनाब? जब वैल्यू एसेट की कम हो लेकिन हम ज्यादा पैसों में उसे बेच पाए। लेकिन अगर कम प्राइस में बेचा, सपोज के जनाब 2 लाख का था, हमने उसे 1,80,000 में सेल कर दिया, कम पैसों में सेल किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जनाब मुझे इस एसेट को जब मैंने बेचा है, जब मुझे किसी रीजन की वजह से बेचना पड़ा है, तो 20,000 का उस पर क्या हुआ? लॉस। यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा? अब जनाब इसके अकाउंटिंग इफेक्ट्स क्या होंगे? पहले अकाउंटिंग इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, आफ्टर देन हम इसको डेबिट क्रेडिट में बात करेंगे। इस एग्जांपल को समझ लेने के बाद मैं प्राचा की एग्जांपल की तरफ आऊंगी ताकि आपके ये पॉइंट्स क्लैरिफाई हो जाएं। देखिए जनाब अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स हैं, एसेट्स का एलिमेंट है, आपका कैपिटल है और आपकी लायबिलिटीज है। अब देखें एसेट आप सेल कर रहे हो और सपोज कर लें पहले वाला ऑप्शन है कि जनाब हम उसको 2,40,000 में बेच रहे हैं। कौन सा एसेट है? हम बिल्डिंग की एग्जांपल ली थी, जो भी एसेट होगा वो ऑलरेडी हमारे पास बुक्स में एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब बुक्स में किस तरह एग्जिस्ट कर रहा होगा? जनाब 5 लाख का खरीदा था, अब तक हम
3 लाख उसको डेप्रिशिएट कर चुके, डेप्रिसिएशन एसेट में से माइनस करते चले गए, तो जब हमने उसको बेचा 2 लाख उस वक्त उस बिल्डिंग की वैल्यू थी, 2 लाख उसकी वैल्यू थी एट द टाइम ऑफ सेल। अब जब हमने उसको सेल कर दिया तो क्या हुआ, सपोज कैश बेसिस पे सेल किया, कितने में, 2,40,000 में, होगा क्या, 2,40,000 मैंने कैश में रिसीव किया, कैश का बैलेंस बढ़ गया। बेचा, बिल्डिंग को सेल किया, कितने में, सपोज कर रहे हैं कि जनाब 2,40,000 में हमने उसको सेल किया है, तो 2,40,000 मैंने कैश रिसीव किया, मेरे इस एसेट का बैलेंस इंक्रीज हो गया। एक एसेट इंक्रीज हुआ और जो एसेट हमने बेचा उसका बैलेंस कम हो गया, मैंने उसको किस बैलेंस से कम करना है, बुक वैल्यू से अब कम करना है। उस कॉस्ट प्राइस की वो वैल्यू लेनी है, 2 लाख भी इज द पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट प्राइस, 5 लाख का कॉस्ट प्राइस का ही ये पार्ट है, लेकिन इसमें से 3 लाख हम बेनिफिट ले चुके। अब एसेट की कॉस्ट का वो पार्ट जिससे बेनिफिट लेना है वो 2 लाख है, मैं क्या करूंगी, ये बुक वैल्यू जिस एसेट को बेचा है उस एसेट की बुक वैल्यू उस एसेट के अकाउंट में से माइनस कर दूंगी। तो बिल्डिंग बेच रहे हैं, बिजनेस में बिल्डिंग का बैलेंस कम हो रहा है, तो आपने बिल्डिंग को कम कर देना है, किस वैल्यू से, बुक वैल्यू से। एसेट बेचा है, कैश आ रहा है, तो कैश का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो कैश का बैलेंस आपके पास बढ़ रहा है, उसको ऐड कर देना। इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा, एक एसेट जो कि 2 लाख का था, 2,40,000 में मैं बेच रही हूँ, मुझे उस पर 40,000 का बेनिफिट हो रहा है। बेटा ये 40,000 का बेनिफिट प्रॉफिट, इसका इफेक्ट हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में किस में देना है, कैपिटल में इफेक्ट देना है, कैपिटल में हम इसको ऐड कर देंगे। तो देखिए हमारी एसेट साइड पे क्या नेट रिजल्ट क्या है, 2 लाख से एक एसेट कम हो रहा है, 2,40,000 से दूसरा एसेट बढ़ रहा है, तो इस ट्रांजैक्शन का नेट इफेक्ट क्या है, 40,000 पॉजिटिव रिजल्ट है आपके पास एसेट्स की साइड पे और 40,000 पॉजिटिव इफेक्ट है आपके पास कैपिटल की साइड पे। अब डेबिट क्रेडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, डेबिट क्रेडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बेटे एसेट्स पे पहले उसके रूल्स अप्लाई करते हैं। एसेट्स का नॉर्मल बिहेवियर डेबिट होता है, एसेट्स इंक्रीज होंगे तो डेबिट करेंगे, एसेट्स डिक्रीज होंगे तो उनको क्रेडिट करेंगे। तो बिल्डिंग एक ऐसा एसेट है जिसका बैलेंस कम हो रहा है, इसलिए बेटा जी इसको आपने क्या करना है, क्रेडिट। कैश एक ऐसा एसेट है, इस ट्रांजेक्शन की वजह से उसका बैलेंस बढ़ रहा है, तो इस ट्रांजेक्शन के एंगेज में एसेट का बैलेंस बढ़ रहा है, एसेट के अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। कैपिटल में 40,000 ऐड किया, 40,000 क्या करेगा, कैपिटल के बैलेंस को बढ़ाएगा। कैपिटल का नॉर्मल बिहेवियर क्रेडिट होता है, जब ये बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो इसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो देखिए मेरे पास क्रेडिट अमाउंट भी 2,40,000 की और डेबिट अमाउंट भी मेरे पास 2,40,000 की। तो देखिए जब हम नॉन करंट एसेट, पहले सिंपल सिंपल सी ट्रांजैक्शंस की, हमने उसमें नॉन करंट एसेट परचेज तो किया, बेचा नहीं था, नॉन करंट एसेट बेचे तो ऐसे इफेक्ट देते हैं। आपने उसमें करंट एसेट इन्वेंट्री को खरीदा, उसके अकाउंटिंग इफेक्ट्स की प्रैक्टिस की, और इन्वेंट्री को आपने सेल किया, उसकी भी आपकी प्रैक्टिस हुई। तो चलिए जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, और आप उन 2 मिनट्स में प्राचा एंटरप्राइजेस की ट्रांजैक्शन नंबर 1 जरा ट्राई कीजिएगा। आई जस्ट नीड 2 मिनट्स, मुझे ऑफिस जाना है, आई एम जस्ट कमिंग बैक।
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आई एम बैक। लेट्स रीस्टार्ट आवर लेक्चर। हाँ जी, पहले बताइए, देखो आप लोगों ने खुद से ट्राई किया होगा, प्राचा एंटरप्राइजेस की ट्रांजैक्शन नंबर 1 को सॉल्व करने की कोशिश की होगी। तो चलें, अब मैं भी सॉल्व करती हूँ, फिर आप अपने आंसर को मेरे आंसर के साथ मैच कीजिए। अच्छा बेटे, सर पूछ रहे हैं आप सबको आवाज आ रही है? अगर कोई इशू नहीं है फिर अपना हाथ खड़ा कीजिए, रेज योर हैंड को क्लिक कर दीजिए। ओके, थैंक यू बेटा। चलें जनाब, अब प्राचा एंटरप्राइजेस की तरफ की ट्रांजैक्शन नंबर 1 की तरफ आते हैं। पहले हम ऐसा करते हैं, उसकी डिटेल लिखते हैं। एक मशीन है, उससे रेलेवेंट जनाब ट्रांजैक्शन दी। मशीन से रेलेवेंट क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है जनाब? वो कहता है कि कॉस्ट प्राइस है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस थी 4,50,000। ओके जी, इसके अलावा इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है? इसके अलावा वो हमें बता रहा है कि जनाब इस एसेट की बुक वैल्यू थी 1,20,000। वैसे इस ट्रांजैक्शन के काउंटिंग इफेक्ट के लिए मुझे फिलहाल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट तो रिक्वायर नहीं है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए बताइए एक ऐसा एसेट जिसकी कॉस्ट जो कोई हमने 4,50,000 में बेचा था, अब उसकी वैल्यू 1,20,000 रह गई हुई है। अगर आपसे कहा जाए कि बताइए अब तक वो कितना डेप्रिशिएट हो चुका है, हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी हो चुकी हुई है, तो बेटे कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करें तो बुक वैल्यू आती है। तो बेटे अगर कॉस्ट में से बुक वैल्यू को माइनस करेंगे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी। तो इसका मतलब है कि जनाब 450 माइनस 120, अब तक ये 3,30,000 डेप्रिशिएट हो चुका है। चलिए जनाब, डेप्रिसिएशन चाहिए थे मुझे बुक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, वो उन्होंने क्वेश्चन में खुद दी हुई थी। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के तौर पे, एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट के तौर पे हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर ली। 4,50,000 का हमने 4,50,000 कॉस्ट का ये एसेट परचेज किया। अब उसकी वैल्यू 1,20,000 है एट द टाइम ऑफ सेल, और हम उसे कितने में सेल कर रहे हैं जनाब? हम उसको सेल कर रहे हैं 1,50,000 में। 1,50,000 में बेच रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जनाब 30,000 मेरे पास क्या है? प्रॉफिट। ओके जी, अब इसके अकाउंटिंग इफेक्ट्स। अकाउंटिंग इफेक्ट की तरफ चलेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 1 हम सॉल्व करें। एक इफेक्ट तो बेटे क्या है आपका? मशीन का अकाउंट, वो इफेक्ट होगा कैसे? एसेट, क्योंकि बेटे मशीन हम सेल कर रहे हैं। ओके जी, मशीन सेल कर रहे हैं, उसका बैलेंस कम हो जाएगा। कितने से कम करेंगे? जितनी उसकी वैल्यू है एट दैट टाइम, और उसकी वैल्यू आफ्टर द डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन इस वक्त बुक्स में वैल्यू कितनी शो हो रही है? 1,20,000 की वैल्यू शो हो रही है। तो अब ये एसेट क्योंकि बेचा है, तो इस एसेट की वैल्यू हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में कम हो जाएगी, हम इसकी बुक वैल्यू को माइनस कर देंगे। दूसरा, हमने इसको बेचा है तो जनाब क्या है, हमारे पास कैश आ रहा है। कितना कैश आ रहा है? जितने में बेचा है। और कितने में बेचा है? 1,50,000 में बेचा है, हमारे पास कैश आ रहा है, कैश का बैलेंस बढ़ रहा है, पॉजिटिव लिख दिया। ये दोनों क्या है? ये हमारा एसेट है, एसेट्स हैं ये हमारे। तीसरा इफेक्ट क्या होगा? नेक्स्ट इफेक्ट क्या होगा इसका? जनाब हमने इसको बेचा है, हमें इस पे प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट को क्या करेंगे? प्रॉफिट को हम कैपिटल में ले जाएंगे, और प्रॉफिट की वजह से क्या होगा? कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। ये इंक्रीज होगा 30,000 से। ओके जी, अब कैश की साइड, एसेट की साइड पे अगर आप देखो, ये इफेक्ट तो है जनाब कैपिटल पे, और पहले दो इफेक्ट्स हैं एसेट्स की साइड पे। तो एसेट्स के रिजल्ट्स को नेट ऑफ करें तो हमारे पास नेट रिजल्ट क्या आ रहा है? 120 नेगेटिव 150 पॉजिटिव। तो नेट रिजल्ट क्या आया अकाउंटिंग इक्वेशन की? एसेट साइड पे 30,000 पॉजिटिव है, और कैपिटल की साइड पे भी बेटे 30,000 पॉजिटिव है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन मेरी इक्वल हो गई, बैलेंस रही।
इसका मतलब है कि जनाब कोई भी इफेक्ट हमने रॉन्ग नहीं यहाँ एंटर किया। ओके जी, ये बात हो गई। अब डेबिट क्रेडिट को आइडेंटिफाई करते हैं, हम उसकी प्रैक्टिस भी साथ साथ करें, वो हमें नेक्स्ट चैप्टर में हेल्प करेगी। अब देखिए एसेट के रूल्स, एसेट्स पे अप्लाई करो। 1,20,000 से आपका मशीन का जो एसेट है इसका बैलेंस कम हो रहा है, एसेट्स कम हो तो बेटे उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। ये क्रेडिट मिल गया। कैश भी आपका एसेट है, आपने एस मशीन को बेचा है, आपके पास कैश आ रहा है, कैश का बैलेंस बढ़ रहा है, और एसेट बढ़े तो उसको क्या करते हैं, डेबिट। कैपिटल भी 30,000 से इंक्रीज हो रहा है। कैपिटल का नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, क्रेडिट, और रूल्स में क्या पढ़ा हुआ है कि कैपिटल इंक्रीज हो तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट आइडेंटिफाई करने के बाद आपने कंफर्मेशन भी करनी है कि जनाब आपकी डेबिट क्रेडिट की अमाउंट इक्वल होनी चाहिए। तो देखते हैं इक्वल है या नहीं है। 1,20,000 का क्रेडिट है और 30,000 का क्रेडिट, टोटल क्रेडिट कितने का हुआ, 1,50,000 का, और डेबिट कितने का है, वो भी आपके पास 1,50,000 का है। तो जनाब जब अकाउंटिंग इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो आपने एसेट्स को इक्वल करना है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के, और जब डेबिट क्रेडिट पे बात करेंगे तो डेबिट क्रेडिट की अमाउंट को भी इक्वल होना चाहिए। आफ्टर देन ट्रांजैक्शन नंबर 2, इस ट्रांजैक्शन में कोई इशू है? अगर कोई इशू है इस ट्रांजैक्शन में, डेबिट क्रेडिट में, या अकाउंटिंग इक्वेशन की एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बेटे अभी पूछ लीजिए। ओके अबूजर वेट। हाँ जी बेटा अबूजर। मैम ये मशीन को आपने इन्वेंटरी में क्यों नहीं लिखा? प्राचा जो एंटरप्राइजेस है ये मशीन का काम नहीं कर रहे, कहीं मेंशन नहीं है। जो था ना बॉब का क्वेश्चन, वो मशीन का बिजनेस कर रहे थे, मशीन खरीद रहे थे, बेच रहे थे। यहाँ पे इनका काम जो अगर मशीन से रेलेवेंट होता वो हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई करता, फिर मशीन मेरी इन्वेंट्री होनी थी। ये मशीन खरीदी है यूज करने के लिए, इसकी कंफर्मेशन मुझे कैसे हुई, बेटे यूज किया है तो डेप्रिशिएट हुई है। जो एसेट्स यूज होते हैं वो डेप्रिशिएट होते हैं, उनकी बुक वैल्यूज होती है। इन्वेंट्री को तो हमने बेचना है, उसकी डेप्रिसिएशन नहीं होती, उसकी बुक वैल्यू नहीं होती, उसकी तो सिर्फ कॉस्ट प्राइस होती। ओके मैम, हो गया बेटे? जी मैम। वेलकम। हाँ जी बेटा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। जी जनाब, प्राचा एंटरप्राइजेस की नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलें तो कहते हैं अ परचेज ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स अमाउंटिंग टू 1.5 million was issued to ABC company. Payment would be made on the delivery of goods, and ABC company has accepted the purchase order immediately. हम प्राचा एंटरप्राइजेस को सॉल्व कर रहे हैं। हमने परचेज ऑर्डर दिया है एबीसी कंपनी को, अभी ऑर्डर गया है। बिजनेस की ट्रांजैक्शंस में हम गिव एंड टेक को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बिजनेस की ट्रांजैक्शन को हम तब रिकॉर्ड करते हैं जब दोनों एस्पेक्ट में से एक काम हो चुका हो, या गिव हो चुका हो या टेक हो चुका हो। चीज खरीदी, लिख लें, पैसे दिए ना नहीं दिए, चीज खरीद ली है, आपने ले ली भी है, दिए नहीं दिए वो बात की बात है, एक इफेक्ट हो चुका तो वो ट्रांजैक्शन हो गई, हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया। पैसे आ गए, सर्विसेज नहीं दी और या चीज नहीं दी, लेकिन पैसे आ गए, एक गिव एंड टेक में से, लेन देन में से अगर एक आपका इफेक्ट भी पूरा होता है वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। यहाँ क्या है, अभी तो हमने ऑर्डर प्लेस किया है, सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया है, ना तो गुड्स फॉरवर्ड हुई है और ना ही कैश, क्योंकि वो कहते हैं कि कैश की पेमेंट कब होगी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। इट मींस ना कैश का एक्सचेंज हुआ है ना गुड्स का एक्सचेंज हुआ है, ना गिव हुआ है ना टेक हुआ है, अभी तो जस्ट ऑर्डर प्लेस किया है। ऑर्डर प्लेस करने को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। या तो इस ऑर्डर के एंगेज में कैश आ जाता, या फिर बेटे इस ट्रांजैक्शन के एंगेज में गुड्स डिलीवर हो जाती, दोनों में से अगर कोई एक काम भी हो जाता तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना था। अब हम यहाँ इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसकी जस्टिफिकेशन क्या होगी कि जस्ट द प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज और कैश, इसलिए ये रिकॉर्ड नहीं होगी। गिव एंड टेक का कोई इफेक्ट भी नहीं आ रहा। ट्रांजैक्शन नंबर 3 की बात करते हैं। बेटे ट्रांजैक्शन नंबर 3 में वर्ड यूज किया गुड्स का। अब देखो, गुड्स ऐसी चीजें जिनकी हम तिजारत करते हैं। गुड्स हमने
ऐसी चीजें जिनकी हम तिजारत कर रहे होते हैं, उन ट्रेडेड गुड्स को ही, उन ट्रेडेड आइटम्स को हम गुड्स भी बोलते हैं, मर्चेंडाइजेस भी, इन्वेंट्री भी, स्टॉक भी, कोई भी नाम दिया जा सकता है। और वो गुड्स कुछ भी हो सकती है, वो कोई मशीन, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, कुछ भी हो सकता है जनाब। अब जो भी इनकी गुड्स हैं, इन्होंने क्या किया, उनकी कॉस्ट 2 लाख थी। ओके जी, अब ये टेक्निकल है, इसमें आपकी एप्लीकेशन होगी एक्रूअल कॉन्सेप्ट की। वहां पे अगर आपको याद हो, हमने दो तरह के एक्सपेंसेस, दो तरह के रेवेन्यूज डिस्कस किए थे कि एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज आपके एक्रूड भी हो सकते हैं और एडवांस भी। एक्रूड रेवेन्यूज या एक्सपेंसेस अगर एक्रूड हो, रेवेन्यूज एडवांस हो, तो वो क्या होते हैं, ये चीजें डिस्कस की थी, मैं रिपीट भी करूंगी। रिपीट करके डिटेल में फिर ये ट्रांजैक्शन आपसे डिस्कस करूंगी, इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना। Goods costing 200,000 was sold at 40% above cost. 40% प्रॉफिट पे हमने ये चीजें बेच दी। 2 लाख का 40% कितना बनता है, 2,80,000, वो हो जाएगा 80,000। तो इसका मतलब है 2 लाख की चीज मैंने 2,80,000 में बेच दी। ओके, अब हुआ क्या, चीजें बिक गई। कैश का इफेक्ट कैसे हो रहा है, 20% ऑफ द सेल्स अमाउंट had been received in advance। 2,80,000 में बेटा जी, 2,80,000 में मैंने चीज बेची है, इसके 2,80,000 मैंने किस तरह रिसीव किए, उसने कहा 20% जो है had been received in advance। आप ऑलरेडी इन सेल्स के एंगेज में 20% एडवांस ले चुके हो। वो 20% कितना बनता है, देखो कैलकुलेट करो, 2,80,000 का 20% बनता है 56,000। अब जरा सोचिए, ये एडवांस कब लिया था, जब अभी हमने गुड्स फॉरवर्ड नहीं की थी, गुड्स बेची नहीं थी, लेकिन हमें कैश रिसीव हो गया। कैश रिसीव हुआ, रेवेन्यू अर्न नहीं हुआ। रेवेन्यू अर्न नहीं हुआ क्योंकि गुड्स हमने फॉरवर्ड नहीं की, अपने एंड का काम नहीं किया, ये अनअर्न्ड रेवेन्यू है, एडवांस रेवेन्यू। अब जो एडवांस रेवेन्यू है, जब हमने 20% लिया था चीज बेचने से पहले, ये हमारा एडवांस रेवेन्यू क्या है, एडवांस रेवेन्यू आपकी लायबिलिटी बनी, करंट लायबिलिटी, क्योंकि पैसे ले लिए, अपना राइट यूटिलाइज कर लिया, अब हमने उनको चीज देनी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, लायबिलिटी। तो जब हमने 20% उनसे कस्टमर से एडवांस लिया होगा, ये अब हमारी लायबिलिटी होगी। अब जो रिमेनिंग है, अच्छा ये लायबिलिटी तब रेस होगी, अब हमने अपने कस्टमर को गुड्स भेज दी है। जब चीजें बेच दी, फॉरवर्ड कर दी, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। जब एडवांस लिया था तब वो आपकी लायबिलिटी रेस हुई, लायबिलिटी इंक्रीज हुई, बुक्स में लायबिलिटीज में लिख दिया 56,000। अब उस लायबिलिटी के एंगेज में आपने अपने कस्टमर को चीजें भिजवा दी, सेल कर दी, अब वो आपकी, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका क्या किया, वो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, वो आपने रिमेनिंग 80% नहीं लिया। 80% बनता कितना है जनाब, 2,24,000। ये आपने उस टाइम रिसीव नहीं किया, चीज दे दी, चीजें दे दी, आपका सेल्स का रेवेन्यू अर्न हो गया, लेकिन पेमेंट आपने कहा है कि हम 60 दिनों के बाद देंगे। अब जो 80% अमाउंट है 2,24,000 की, आपने चीजें दे दी, आपका रेवेन्यू हो गया, लेकिन उसके एंगेज में पैसे रिसीव नहीं किए। ऐसे रेवेन्यू को क्या नाम दिया था, एक्रूड रेवेन्यू। और एक्रूड रेवेन्यू क्या होता है, हमारा करंट एसेट होता है। हमने चीज बेच दी, अब अपने कस्टमर से पैसे लेने हैं, और जो चीज आपने लेनी है वो आपका राइट है, और जो राइट है वो हमारा क्या है, एसेट है। तो चलिए, जो डिस्कशन की मैं इसे लिखती हूं और दोबारा से आपसे डिस्कस करती हूं, बाद में इसके अकाउंटिंग इफेक्ट्स देंगे। सो प्राचा एंटरप्राइजेस में ट्रांजैक्शन नंबर 2 रिलेटेड विद गुड्स। अब गुड्स के बारे में वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है इन आइटम्स के बारे में कि जनाब ये चीजें हमने खरीदी थी कितने में, 2 लाख में, अब हम उसको बेच रहे हैं 40% प्रॉफिट पे, तो 40% प्रॉफिट लेके उसमें ऐड किया, तो जनाब मालूम हुआ हमने 2,80,000 में बेच दी, चीजें दे दी, बेच दी। लेकिन ये 2,80,000 का हो क्या रहा है, ये हमें सेल्स रेवेन्यू
ये सेल प्राइस या ये सेल्स रेवेन्यू मुझे कैसे रिसीव हो रहा है? इसका 20% बनता है बेटे 56,000। ये हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं। हम क्योंकि ऑलरेडी इन्हें रिसीव कर चुके हैं, जब रिसीव किया था बिफोर द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कस्टमर, तो ये मेरा एडवांस रेवेन्यू था। एडवांस रेवेन्यू का मतलब है मैंने चीज ले ली, चीज के केस में पैसे ले लिए और गुड्स नहीं तब फॉरवर्ड की थी, तो गुड्स देनी थी। तो यहाँ पे जब मैंने 20% अपने कस्टमर से एडवांस लिया, तो वो जो एडवांस दिया वो मेरा एडवांस रेवेन्यू है, जिसको हमने इसके अलावा क्या नाम दिया था? अनअर्न्ड रेवेन्यू का। ये हेड क्रिएट हो गया। और अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या होता है बेटा जी? ये हमारी लायबिलिटी, और कौन सी लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी। फिर से रिपीट करूं, ये लायबिलिटी रेस कब हुई थी? जब 20% एडवांस लिया था। लायबिलिटी रेस कब हुई थी? जब 20% एडवांस लिया था। एट दैट टाइम ये आपकी लायबिलिटी रेस होगी कि भाई पैसे ले लिए, चीज दो अब। और जब चीज दे देंगे तो हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी। अब हम किस टाइम पे स्टैंड कर रहे हैं? अब हम अपने कस्टमर को चीज दे रहे हैं, इसका मतलब है कि हम अपनी लायबिलिटी पूरी कर रहे हैं, तो ये लायबिलिटी इस टाइम में ये कम हो जाएगी। ओके जी। फिर 2,80,000 के 80% का क्या हुआ? हम जब चीजें दे रहे हैं उनसे रिमेनिंग 80% नहीं ले रहे। हमने कहा अपने कस्टमर्स को कि हम आपसे आफ्टर 60 डेज ले लेंगे। वो अमाउंट कितनी बनी थी? 2,24,000। अब ये रेवेन्यू बन चुका, लेकिन कैसा रेवेन्यू है? जिसके एंगेज में पैसे नहीं आए। ऐसा रेवेन्यू जिसके एंगेज में पैसे आए नहीं, हमने रिसीव करने हैं, वो रेवेन्यू क्या कहलाता है? एक्रूड रेवेन्यू। और एक्रूड रेवेन्यू या आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू हमारा क्या है? करंट एसेट है। ओके जी, यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ जाते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन इफेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कौन कौन सा हेड इफेक्ट हो रहा है? नंबर 1, गुड्स क्या है? उसके लिए हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन सा अकाउंट ओपन किया होगा जब ये गुड्स खरीदी होंगी? अब तो बेच रहे हैं ना, तो इन्वेंट्री का अकाउंट ओपन हुआ होगा। जब खरीद रहे थे इन्वेंट्री का बैलेंस बढ़ रहा था। अब जब बेच रहे हैं तो इन्वेंट्री का बैलेंस कम हो रहा है। हमने क्या सीखा? इन्वेंट्री खरीदे, उसका बैलेंस बढ़ाना है कॉस्ट प्राइस पे। इन्वेंट्री बेचे, उसका बैलेंस कम हो रहा है, उसको कम करना है कॉस्ट प्राइस पे। तो जनाब इन्वेंट्री बेच रहे हैं, इन्वेंट्री का बैलेंस कम हो रहा है, किस अमाउंट से? कॉस्ट प्राइस से। और कॉस्ट प्राइस कितनी है? 2 लाख। ओके जी। अब इन्वेंट्री बेची है, उसका बैलेंस कम हुआ, तो मैंने कॉस्ट प्राइस से 2 लाख से इन्वेंट्री को कम कर दिया। गुड्स मैंने बेच दी। फिर से देखिए, गुड्स मैंने सेल कर दी। कितने में सेल की जनाब? मैंने 2,80,000 में बेची, 80,000 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कहां जाएगा? हम प्रॉफिट लेके जाते हैं कैपिटल में, और प्रॉफिट की वजह से क्या होगा? कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ जाएगा? 80,000 से बढ़ जाएगा। ओके जी, ये भी हो गया। अब बात करते हैं 56,000 की। ये जब हम अपने कस्टमर से एडवांस लिया था, ये हमारी करंट लायबिलिटी थी। अब ये करंट लायबिलिटी क्योंकि चीज दे दी है, तो ये करंट लायबिलिटी मेरी कम हो रही है 56,000 से। 56,000 से मैंने अपनी लायबिलिटी को रिड्यूस कर देना। 2,24,000 का क्या हो रहा है? हमने कस्टमर से पैसे लेने थे, चीज देनी थी, चीज दे दी, पैसे नहीं लिए, पैसे लेंगे। और ऐसा रेवेन्यू जो अर्न हो चुका लेकिन पैसे आपने रिसीव नहीं किए, उस रेवेन्यू को हम बोलते हैं एक्रूड रेवेन्यू, और वो हमारा क्या होता है? करंट एसेट। अब वो एसेट कितने का क्रिएट हो रहा है? 2,24,000 का। ये कब तक एसेट रहेगा मेरा? करंट एसेट एक्रूड रेवेन्यू कब तक रहेगा? जब तक मैं अपने कस्टमर से कैश रिसीव नहीं कर लेती। जब अपने कस्टमर से कैश रिसीव कर लूंगी तो 2,24,000 का स्टेटस जो है वो एक्रूड रेवेन्यू से बदल के कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब अपने कस्टमर से पैसे ले लूंगी, मैं अपना राइट
अवेल कर लूंगी तो मैंने अपने इस एक्रूड रेवेन्यू को कम करना है और वो इन द फॉर्म ऑफ कैश मुझे रिसीव हो जाएगा, कैश में ऐड कर। तो देखिए ये हमारे पास इसके इफेक्ट्स आएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले इसे बैलेंस करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस करें तो जनाब क्या हो रहा है, ये आपका एसेट है, ये 2 लाख से कम हो रहा है। इसके अलावा 2,24,000 से आपका ये एसेट जो है बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी एसेट्स की साइड पे 24,000 पॉजिटिव स्टैंड कर रहा होगा। और इक्वेशन की दूसरी तरफ चलें, वहां पे होती हैं आपके लायबिलिटीज होती हैं और कैपिटल होता है। कैपिटल आपका 80,000 से बढ़ रहा है और करंट लायबिलिटी आपकी 56,000 से डिक्रीज हो रही है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी कितने का इम्पैक्ट आ रहा है, आप माइनस करके देख लीजिए। 80,000 माइनस 56,000, 24,000 का पॉजिटिव रिजल्ट, 24,000 का पॉजिटिव रिजल्ट अकाउंटिंग इक्वेशन की राइट साइड पे भी आ रहा है। देखो मैं इसको उसी फॉर्मेट में लिख देती हूँ जिसको आप, जो आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को इस तरह लिखा था, मैं इस तरह दोबारा लिख देती हूँ। एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो हो क्या रहा है, कौन कौन से एसेट्स हैं जो इससे इफेक्ट हो रहे हैं। एक है बेटा जी इन्वेंट्री, दूसरा है आपके पास एक्रूड रेवेन्यू, और ये आपका हो गया कैपिटल। और लायबिलिटी कौन सी थी, आपका एडवांस रेवेन्यू। ओके जी, अब देखो इन्वेंट्री को हमने 2 लाख से कम किया क्योंकि वो बिक रही है, उसका बैलेंस कम हो रहा है। 2 लाख से मैंने इन्वेंट्री को कम की। आपका एक्रूड रेवेन्यू 2,24,000 से बढ़ रहा है। तो एसेट्स की साइड पे पॉजिटिव 24,000, इस साइड पे आइए तो कैपिटल प्रॉफिट की वजह से बढ़ रहा है, 80,000 कैपिटल में ऐड कर दिया। एडवांस रेवेन्यू आपकी लायबिलिटी थी, अब क्योंकि आपने चीजें दे दी, आपकी लायबिलिटी 56,000 से कम हो गई। तो बोथ साइड पे आपके पास 24,000 पॉजिटिव। तो जनाब हमने इफेक्ट्स करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिए। अब डेबिट क्रेडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर लें, उसकी एप्लीकेशन करते हैं और डेबिट क्रेडिट की अमाउंट को भी इक्वल करते हैं। बेटे इन्वेंट्री एसेट है, 2 लाख से उसका बैलेंस कम हो रहा है, एसेट कम होगा तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। एक्रूड रेवेन्यू आपका एसेट है, 2,24,000 से बढ़ रहा है, इसको क्या करेंगे, डेबिट। 80,000 से कैपिटल आपका इंक्रीज हो रहा है, जनाब कैपिटल इंक्रीज होता है तो उसको क्या किया जाता है, क्रेडिट। एडवांस रेवेन्यू आपकी लायबिलिटी है, इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में लायबिलिटी आपकी कम हो रही है। लायबिलिटी कम हो तो बेटा जी उसको क्या करते हैं, डेबिट। अब जरा देखिए 224 प्लस 56,000 का आपका डेबिट है, इन दोनों को ऐड किया 2,80,000 डेबिट आ रहा है और क्रेडिट भी आपके पास 2,80,000 आ रहा है। तो जनाब डेबिट क्रेडिट भी आइडेंटिफाई कर लिए, उसको भी इक्वल कर लिया, इफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट भी कर दिया। अब यहाँ पे एक और चीज छोटी सी मुझे आपको बतानी है और वो क्या है, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको इस एंगल से भी देखूं कि जनाब अगर मैं सिर्फ 2,24,000 की बात करूं बेटे, 2,24,000 सेल्स की वो अमाउंट है 80% जिसके अगेंस्ट में हमने कस्टमर को चीजें दे दी लेकिन उससे पैसे अभी तक नहीं लिए। इट मींस ये तो मेरी क्रेडिट सेल्स हुई, मैंने अपने कस्टमर से पैसे लेने हैं, नहीं लिए, चीज फॉरवर्ड कर दी, ये मेरी क्रेडिट सेल्स है। अब क्रेडिट सेल्स के लिए ही इसका मतलब हम क्रेडिट सेल्स को एक्रूड रेवेन्यू भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हमेशा एक्रूड रेवेन्यू क्रेडिट सेल्स के अगेंस्ट में हम एक्रूड रेवेन्यू का टाइटल यूज करने की बजाय सम टाइम टाइटल यूज करते हैं रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब भी होता क्या है, पैसे लेने हैं। एक्रूड का मतलब भी यहाँ पे रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसीवेबल ही है। इसे सिंपल रिसीवेबल भी बोल दिया जाता है, ट्रेड रिसीवेबल भी बोल दिया जाता है। स्पेसिफिकली गुड्स की सेल्स के अगेंस्ट में जो रिसीवेबल होता है उसे ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। माइनर सा डिफरेंस है, पहले सिंपल रिसीवेबल की बात करते हैं।
रिसीवेबल का मतलब है पैसे लेने, किसी भी जगह से आपने जहां से पैसे लेने, बेनिफिट लेना है, वो रिसीवेबल है। अब जनाब पैसे क्यों लेने, हम मुझसे किसी ने उधार लिया हुआ था इसलिए मैंने पैसे लेने, मैंने किसी को सर्विसेज दी हुई थी इसलिए पैसे लेने, मैंने किसी को चीज बेची हुई थी इसलिए पैसे लेने। अब ये सारे रिसीवेबल्स हैं। इन रिसीवेबल में से वो रिसीवेबल जिनके अगेंस्ट में मैं ट्रेड का वर्ड यूज कर दूं तो वो रिसीवेबल हैं इसलिए पैसे लेने क्योंकि उनके साथ तिजारत की है, क्योंकि उनके साथ लेन देन हुआ है, इसलिए पैसे लेने क्योंकि हमने ऑन अकाउंट्स उनको गुड्स सेल किए। अगर आपने अपने कस्टमर को क्रेडिट बेसिस पे चीजें बेची हुई हैं इसलिए पैसे लेने हैं, तो वहां पे रिसीवेबल का सिंपल टाइटल यूज करने की बजाय हम ट्रेड रिसीवेबल का टाइटल यूज करेंगे। हाँ जी बेटे, इस ट्रांजैक्शन से रेलेवेंट कोई पॉइंट है तो वो पूछ लीजिएगा। जी बेटा सुहेब। मैम ये अनअर्न्ड रेवेन्यू की नहीं मुझे समझ आ रही है, किस तरह मतलब अनअर्न्ड है ये? अनअर्न्ड बेटे हमने 56,000 मिल गया। लेक्चर्स में बात की थी, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। अनअर्न्ड ऐसा रेवेन्यू जो भी आपने अर्न नहीं किया, पैसे ले लिए, लेकिन देखो बिजनेस है लेन देन का नाम, बिजनेस है गिव एंड टेक का नाम। आपने अपने कस्टमर से पैसे ले लिए, उनको अभी तक चीज नहीं दी, उनको सर्विसेज नहीं रेंडर की, उनको चीज नहीं दी, आपने उनसे पैसे ले लिए, सर्विसेज बाद में देनी है, ऐसा रेवेन्यू कहलाता है अनअर्न्ड रेवेन्यू या एडवांस रेवेन्यू। और मैम ये आपने ब्रैकेट से ये इक्वल की राइट साइड पे ब्रैकेट से पहले आपने प्लस लगाया, लेकिन इक्वल की लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट के बाद आपने प्लस नहीं लगाया, ये क्यों है? कहाँ प्लस ब्रैकेट नहीं लगाई बेटे? ये लास्ट लाइन में 56,000 कहेंगे। जी जी, वो ब्रैकेट से अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रॉपर्ली मुझे शो करना है ना कि कौन सी अमाउंट बढ़ रही है कौन सी कम हो रही है, जो कम हो रही है वो पैरेंथेसिस में ब्रैकेट में जो बढ़ रही है उसको पॉजिटिव दिखाना जरूरी है, लेकिन वहां साइड पे जो मैंने वर्किंग की है ना वो वर्किंग है, इसलिए वहां मैंने कहीं प्लस माइनस या वर्किंग वो ब्रैकेट का साइन यूज नहीं किया। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि आप ब्रैकेट से पहले प्लस साइन यूज करती हैं लेकिन ब्रैकेट के बाद साइन यूज नहीं करती। जैसे लेफ्ट साइड में आपने दो ये 2,24,000 और 2 लाख के दरमियान में नहीं साइन यूज। अच्छा ये लो मैंने प्लस का साइन लगा दिया, अब ठीक है बेटे, अंडरस्टूड बात है। जब मैंने एक दफा ऊपर प्लस लगा दिया तो नीचे भी वो प्लस ही है ना? नहीं, वो मुझे लगा शायद वहां पर नहीं है। नहीं बेटे, वो एक दफा प्लस का साइन यूज कर दिया, दोबारा मैंने नहीं किया। जी ओके, ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन इंशाल्लाह बेटे कल हम डिस्कस करेंगे। तो जिशान की क्लास का टाइम हो गया हुआ है, मार पड़ेगी वहां से। ओके जी, अल्लाह हाफिज।